आज हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और उसमें हम डिस्कस करेंगे लैंड एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले अपने टाइटल में वर्ड बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो ये वो वाले रिसोर्सेज है, रिसोर्स कहा जाता है वसाइल को। मतलब ये वो वाले वसाइल हैं जो कि जल्दी रीजनरेट कर जाते हैं और इनको रीजनरेट होने के लिए जो है वो हम देखते हैं कि डेकेड्स में, मतलब ये कि कुछ सालों में रीजनरेट कर जाएंगे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यूएबल वसाइल हैं, वो वाले वसाइल हैं जो कि रिप्लेनिश हो सकते हैं बाय द इन्वायरमेंट। रिप्लेनिश कहते हैं कि पूरा करना, दोबारा से भर देना। मतलब जिस तरह हम इस्तेमाल करते जाते हैं दोबारा से वो क्या है, उसी तरह से वो रिन्यू होते जाते हैं। और अगर हम उनके टाइम देखें तो हम देखते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो क्या है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब अगर लैंड की बात की जाए तो लैंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है। अब अगर हम लैंड में देखें फर्दर तो हम देखते हैं कि जो लैंड है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं लैंड की डायग्राम, कि इसे कहा जा सकता है कि ये मदर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। ये मदर ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस तरह से, क्योंकि हम देख रहे हैं डायग्राम में भी कि प्लांट्स जो है वो फिक्स हुए हुए होते हैं लैंड में, सॉइल में, और वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, मिनरल्स है, वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं लैंड से। तो हम देखते हैं कि जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, मतलब ये कि जो हम फसलें उगाते हैं, तो वो क्रॉप्स, वो फसलें जो है अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती है, सॉइल से, मट्टी से। अब अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस तरह से रिटर्न किए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है डिकेइंग का। मतलब ये कि गलने सड़ने का जो प्रोसेस है, उसके जरिए से जिसे डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो उसमें मौजूद उन प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज हैं, उनमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस कहाँ पर आते हैं, वो वापस सॉइल में आते हैं और फिर सॉइल से वो प्लांट्स जो हैं उसे ले लेते हैं। और अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल को कहा जाता है कि जो हमारी ज़मीन की अपर लेयर है, जो अर्थ क्रस्ट की अपर लेयर है, उसे कहा जाता है सॉइल, उसे कहा जाता है मट्टी। अब अगर हम सॉइल के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सॉइल में फर्दर कौन कौन से हैं, तो उसमें हम देखते हैं सॉइल पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। इसके अलावा सॉइल वाटर, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये सॉइल वाटर शो करें। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, वाटर, ग्रीन कलर शो कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर को। इसके अलावा ये जो लाइट ब्राउन या फिर हम कह सकते हैं कि ऑरेंज से शेड में जो है ये सॉइल मिनरल्स शो हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ पर मौजूद है, सॉइल में मौजूद है, मतलब ये कि लैंड में मौजूद है। अब अगर हम सॉइल के रोल की बात करें कि सॉइल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये सपोर्टिंग लाइफ मीडियम है ऑन लैंड, या फिर हम कहेंगे कि सपोर्टिंग लाइफ ऑन लैंड। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लैंड प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सॉइल के ऊपर, क्योंकि सॉइल ने उनको जो है फर्मली पकड़ के रखा हुआ है। और उसके हम देखते हैं कि रूट्स कहाँ पर, जड़ें कहाँ पर मौजूद होती हैं, वो मौजूद होती हैं सॉइल में। इसके अलावा जैसे कि अभी हम डायग्राम में भी देख रहे थे कि सॉइल जो है वो वाटर प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, जिसको वो यूज़ करते हैं फर्दर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारी ज़मीन है, हमारी अर्थ है, उसका 30% हिस्सा खुश्की है और 70% क्या है, वाटर। तो अब जब हम देखते हैं कि 30% अर्थ लैंड है, उसमें अगर हम ह्यूमन की बात करें, इंसान की बात करें, तो ह्यूमन जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है और इसकी पॉपुलेशन, आबादी हम देख रहे हैं कि डे बाय डे, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और जब आबादी बढ़ती जा रही है तो फिर हम देख रहे हैं कि वो लैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 11% जो है वो टोटल एरिया लैंड का किसके अंडर है, वो अंडर है कल्टीवेशन के। मतलब ह्यूमन जो है वो उसको कल्टीवेट कर रहा है अपनी फूड के लिए, वहाँ पर क्रॉप्स उगा रहा है, मतलब ये कि वहाँ पर फसलें उगा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो कॉन्टीन्यूसली डिप्लीट होती जा रही है, उसके मिनरल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ से डिप्लीट होते जा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पर लैंड को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसलें उगाने के लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सॉइल जो है उसका अब्यूज़ होता है और बहुत सारे वेज में, जिस तरह इरोजन की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं सॉइल इरोजन जिसमें हम कहते हैं कि वाटर, विंड मतलब हवा और पानी के ज़रिए से मट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं, वो रन ऑफ हो रही है। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, एरो शो कर रहे हैं कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इंक्लूडिंग जिसमें हम देख रहे हैं मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस
तो हम एक डायग्राम से देख लेते हैं पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को। तो जैसे यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जिस तरह से नॉर्मली हम देखते हैं कि क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं, उस तरह से यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हुई, उस तरह से यहाँ पर प्लांट्स को नहीं लगाया हुआ। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटेंसिव ग्रेजिंग की, तो ग्रेजिंग जिसमें हम कहते हैं कि एनिमल्स के चरने को कहा जाता है, उसके साथ अगर हम एक डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एनिमल्स ग्रेज करें, जिसमें हम शीप को देख रहे हैं। अब अगर हम देखें कि अगर बहुत सारी शीप्स या बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक ही जगह पे ग्रेज करें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, वो कम हो जाएंगे। जो सॉइल है, मट्टी है, उसका विंड के साथ, हवा के साथ एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा और हवा उस मट्टी को अपने साथ उड़ा लेगी। मतलब जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि विंड ब्लो होगी, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? सॉइल एरोजन। इसके साथ साथ अगर हम एक और एक और रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो वाइल्ड लाइफ जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स किस तरह से हम इसको कह सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब इसमें अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं, नॉन कल्टिवेटेड कौन से हैं? जो कि हम खुद से फसलें नहीं उगाते, वो वाले जो प्लांट्स हैं उन्हें नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स कहेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि कल्टिवेटेड प्लांट्स की बात करें तो जैसे कपास, गंदम, मकई, जिनकी हम खुद फसलें उगाते हैं वो कल्टिवेटेड हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जिनको हम खुद नहीं उगाते, उसके जितने भी वो प्लांट्स उन्हें हम कहेंगे नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स। इसी तरह से अब अगर हम नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करें तो जैसे कि लॉयन है, अगर हम उसकी बात करें, साथ में टाइगर की बात करें, मतलब ये कि जैसे कि चीता है, शेर है, तो ये क्या है? ये नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब जो नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है? वाइल्ड लाइफ। इसी तरह से हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। अब जब इंटरडिपेंडेंट है तो हम देखते हैं कि इनका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनका एक बैलेंस मौजूद है अपने एनवायरनमेंट के साथ। और अब अगर हम ह्यूमन की बात करें, इंसान की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ या जो हम इंसान हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं इस बैलेंस को काफ़ी लंबे अरसे से। उसको अगर हम देखें कि किस तरह से डिस्टर्ब करें, तो हम देखते हैं कि ह्यूमंस ने, इंसानों ने, जहाँ पर प्लांट्स मौजूद थे, जैसा हम कह रहे हैं कि नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं, उस एरिया को साफ करके, मतलब वो जो वहाँ के नेटिव प्लांट्स हैं उनको रिप्लेस करके वहाँ पर वीट, जैसे कि गंदम है, इस तरह से और कल्टिवेटेड जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको उगाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ह्यूमन है उसने प्लांट्स और एनिमल्स का जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब किया। हैबिटेट कहा जाता है कि किस वो जगह जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब उनकी जो रहने की जगह है वो उनका हैबिटेट है। तो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन ने क्या डिस्ट्रॉय किया है? नेचुरल हैबिटेट, प्लांट्स और एनिमल्स का। किस तरह से हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉय किया है? उसमें हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट, जंगल काट दिए, इसके अलावा उनको काट के हम देख रहे हैं हमने उनकी जगह पे डैम्स जो है वो बिल्ड कर दिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कानकुनी है, मतलब ये कि जैसा कोल को निकालने के लिए, कोयले को निकालने के लिए माइनिंग की जाती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे फॉरेस्ट को काट के जो एरिया है उसको क्लियर करने के बाद वहाँ पे हाईवेज और बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ह्यूमन जो है वो नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हंटिंग के ज़रिए से, मतलब शिकार के ज़रिए से जो हम शिकार करते हैं एनिमल्स का फूड के लिए, इसके अलावा स्पोर्ट के लिए, इसके अलावा हम देखते हैं कि कमर्शियल हंटिंग जो होती है ये भी एक बहुत बड़ी मेजर कॉज है, जिसकी वजह से तकरीबन हम देखते हैं कि 15 to 30,000 स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। एक्सटिंक्ट मतलब ये कि वो ख़त्म होती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि इस सब के रिजल्ट में एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। और जो इस तरह की स्पीशीज़ हैं जो तकरीबन एक्सटिंक्ट हो जाएं, या फिर हम कहते हैं नियर टू एक्सटिंक्ट होने के करीब हो, जैसे कि अगर हम बात करें डायनासोर, वो क्या है? वो एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है जो अब मौजूद नहीं पाई जाती। लेकिन अगर कोई एक्सटिंक्ट होने के करीब हो तो उसे हम कहेंगे कि वो कौन सी स्पीशीज़ है, उन्हें कहा जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जैसे कि पांडा की बात करें तो वो क्या है? वो इंडेंजर्ड स्पीशी है। मतलब ये कि अगर उनकी देखभाल नहीं की जाए, कि अगर उन्हें
में दोबारा से हंटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएंगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम देखें तो हम देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है वो रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन हम देखते हैं कि वो कन्वर्ट हो सकता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। किस तरह से, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, जैसे हमने देखा कि प्लांट्स की डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मतलब ये कि उनको काट रहे हैं, इस तरह से हम हंटिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है वो कन्वर्ट हो सकता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। अब जैसे कि हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, तो हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड चेन में। और अगर फूड चेन को हम एक डायग्राम से देखें तो जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो सनलाइट है उसको यूज़ करते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं, प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट को अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ग्रास हूपर। फिर हम देखते हैं कि ग्रास हूपर को अपनी फूड के तौर पे कौन इस्तेमाल करता है, माइस। माइस को इन टर्न हम देखते हैं कि स्नेक जो है, सांप की अगर बात की जाए तो स्नेक जो है वो माइस को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि ईगल ईट्स स्नेक। तो हम देख रहे हैं कि ईगल ने क्या किया, उसने स्नेक को अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल किया। अब जब हम देखते हैं कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब ये डाई कर जाते हैं तो फिर जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स में हम जैसे यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं फंगस की, फंजाई की डायग्राम, तो इसको डिकम्पोज कर देता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस सॉइल में आ जाते हैं और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स वापस जो है उन प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये एक फूड चेन चलती है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर ये वाइल्ड लाइफ इस तरह से मौजूद ना हो तो जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा होगी कि उसको दोबारा से मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर हम इसमें इसी एग्जांपल की बात करें कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर माइस जो हैं वो कम हो गए हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, तो अब माइस जो किसको खा रहे थे, जो ग्रास ऊपर को खा रहे थे, अब उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब जब उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो प्लांट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब माइस अगर कम हो गए तो जो माइस को खाने वाले हैं एनिमल्स वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर एक भी जो इंडिविजुअल है अगर वो इस तरह से कम हो जाए, उनका नंबर डिक्रीज हो जाए या फूड चेन किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, तो जो बैलेंस है वो पूरा बैलेंस जो फूड चेन का ख़राब हो जाएगा और उसको मेंटेन करना हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रिन्यूएबल रिसोर्सेज में लैंड एंड वाइल्ड लाइफ को।